नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड और आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। ये खबरों का महाबुलेटिन है जहां आपको मिलती है खबरों के पीछे की असल खबर। तो चलिए, आज की ये जो दो बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर सारा दिन आपने अपडेट पर नजरें जमाई होंगी, इसी से जुड़ी शुरुआत हम कर रहे हैं आज। मानव जीवन के इतिहास में हमेशा से सत्ता के लिए संघर्ष हम सब देखते आए। सत्ता का मतलब है पद और पावर। राजनीति में पद और पावर के खेल में शय मात तो अक्सर चलती है। आज देश की सुप्रीम अदालत ने पावर पॉलिटिक्स की दो लड़ाइयों पर दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। किसी को राहत मिली है तो किसी के लिए आफत की घड़ी। दिल्ली से इन दो बड़ी खबरें जो निकलती हैं उसी से शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको पहले लेते हैं। महाराष्ट्र में देश की सुप्रीम अदालत ने फैसला सुनाते हुए तय कर दिया कि एकनाथ शिंदे ही वहां के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के मामले में कोर्ट से फिलहाल ठाकरे ग्रुप को कोई राहत नहीं मिली। राजनीति बड़ी क्रूर होती है। इसकी क्रूरता का अंदाजा उद्धव ठाकरे से ज्यादा भला किसे होगा। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष में उद्धव पराजित हो चुके हैं। अब एकनाथ गुट की शिवसेना के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में वे जंग लड़ रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव बनाम शिंदे की शिवसेना के मामले को 7 जजों की बेंच को सौंप दिया। साथ ही राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो उद्धव के इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते, यानी उद्धव की सरकार बहाल नहीं होगी। कहने का मतलब ये, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुखिया बने रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी को बड़ी राहत देने वाला है। बीजेपी ने तो फैसले की सराहना की ही, शिवसेना ने भी फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेक्यूलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी, ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। दूसरी तरफ शिंदे समर्थक सड़क पर जश्न मनाते दिखे। तो आखिरकार वो फैसला आ गया जिसका महाराष्ट्र के साथ साथ देश को भी इंतजार था। सुप्रीम अदालत ने फैसला सुना दिया, जो फिर ये दर्शाता है कि उद्धव ने सियासी तौर पर एक गलती की जो उन पर भारी पड़ गई। इसको हम डिकोड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने माना कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का उद्धव को बहुमत साबित करने के लिए कहना गलत था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। राज्यपाल के पास सरकार के बहुमत को लेकर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं था। दूसरा, चीफ व्हिप का मुद्दा। चीफ व्हिप नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिक दलों को होता है, ना कि बागी गुट के विधायकों को। स्पीकर ने एकनाथ गुट के गुगावले को शिवसेना पार्टी का चीफ व्हिप स्वीकार करने की गलती की। स्पीकर को उस वक्त राजनीतिक दल के चीफ व्हिप को मान्यता देनी थी। बात उद्धव ठाकरे पक्ष की, लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे को सत्ता नहीं मिलेगी, ये बात आज क्लियर हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने स्वयं इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो मौजूदा फैसले के साथ जून 2022 की स्थिति बहाल होने की संभावना थी, यानी कुर्सी बच भी सकती थी। इसीलिए आज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत इसे बताया, अपनी जीत करा दी। अगली खबर भी दिल्ली से ही, जैसा हमने बताया, मामला वही सुप्रीम अदालत से ही तय हुआ। एक और फैसला आया जिसने दिल्ली सरकार के साथ देश में भी एक मिसाल कायम की। देखिए जरा। ये दिल्ली है जिसने कई सत्ताधीशों को देखा है। रियासत की लड़ाइयों का सबसे बड़ा गवाह अगर कोई शहर है तो वो है दिल्ली। गुरुवार को दिल्ली ने एक बार फिर सत्ता की जंग में एक अध्याय को खत्म होते देखा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी केस में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। उपराज्यपाल, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसपे केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस
निर्णय द्वारा। दरअसल ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार का कहना था कि इस मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप न करें। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, उनकी गैर संवैधानिक हरकतों पे तमाचा मारा है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को उसकी ताकत वापस दी है। कह सकते हैं कि सर्वोच्च अदालत के फैसले ने जनता की चुनी हुई राज्य सरकार की शक्तियों का संरक्षण किया है, जो कि हमारी संघीय व्यवस्था का आधार है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था की सूरत को तो बदलेगा, साथ ही बाकी के 7 केंद्र शासित राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा। जैसा हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने आज डिकोड करना बहुत जरूरी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकार और केंद्र की शक्तियों का और स्पष्टता के साथ बंटवारा किया है। अब तक होता यह था कि यूनियन टेरिटरी में केंद्र का तकरीबन हर मामले में हस्तक्षेप दिखने लगा था। उपराज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते नजर आते या उन पर यह आरोप लगते। इसे और सरल शब्दों में समझें तो केंद्र शासित राज्यों में चुनाव हुए, सरकार बनी, लेकिन वो सरकार थोड़ी अपाहिज टाइप की या हम कहें असमर्थ दिखी। अगर केंद्र और केंद्र शासित राज्य में एक ही दल की सरकार है तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ हर चीज चलती नजर आती थी। लेकिन अगर अलग अलग दलों की सरकारें वहां दिखाई पड़े, केंद्र में अलग और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग, तो टकराव की स्थिति हर बार बनती नजर आई। नौकरशाही की बात करें तो राज्य सरकार की बजाय केंद्र के प्रति अपनी वफादारी ज्यादा दिखाती थी। अब इस फैसले के बाद ऐसा होगा कि एलजी बेवजह हर मामले में दखल नहीं दे पाएंगे। केंद्र शासित राज्य की चुनी हुई सरकार अब ज्यादा स्वतंत्र तरीके से अपने काम को निष्पादित कर पाएगी और इसीलिए हमने कहा कि आज बड़ी स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ में ये पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये एक एक बिंदु के ऊपर उन्होंने आदेश दिया है। अब देखते हैं इसके बाद भी क्या कोई विवाद के हालात बनते हैं। आ जाते हैं छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पर। 2 दिग्गज नेताओं ने आज 2 बड़े बयान दिए। विपक्ष ने इसके मायने अलग निकाले, सत्ता पक्ष ने अलग तरह से समझाया। देखें जरा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री न बनने की टीज कई मौकों पर जाहिर हो चुकी है। इसी साल बीते 5 महीनों के दौरान वो 5 बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी अधूरी चाहत का इजहार कर चुके हैं। लेकिन अब उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। चुनाव के पहले पिछले बार घोषणा नहीं थी, इस बार हमारे मुख्यमंत्री हैं। आमतौर पे मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, जो सदन के नेता हैं और जो पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, ये आगे नाम इनके रहते हैं। उधर सरगुजा में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वे चुनाव से पहले साथियों की खोज में निकले। कांग्रेस ने इसे बड़ी सहजता से लिया, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस की हार से जोड़कर देख रही। चुनाव पूर्व हम सब लोग अंबिकापुर, मैनपाट इधर आकर के अपने साथियों की खोज में आए थे, तलाश में आए थे, उन साथियों से मिलना। कांग्रेस के नेताओं की इस बात का एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और इसलिए सभी लोग अपने लिए दौड़ लगा रहे हैं और आने वाले समय में उसका परिणाम दिखेगा। दोनों दिग्गजों ने अलग अलग बयान देकर सियासी जानकारों को भी चौंका दिया है। हालांकि किसके मन में क्या बात है, इसका जवाब सामने आना भी बाकी है। तो सत्य है, कांग्रेस पार्टी के दोनों दिग्गज नेता हैं जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, बड़े सोच समझकर शालीनता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है जो उन्होंने आज का डिकोड करते हैं। पहले बात सिंहदेव की करते हैं, जो सीएम पद के प्रमुख दावेदारों में उभर कर सामने आए और कई दफा खुलकर उन्होंने स्वीकार किया। कई मौकों पर सीएम न बन पाने की खींच भी वे जाहिर करते रहे। सिंहदेव कहते हैं कि कांग्रेस का चेहरा सीएम भूपेश होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इस बयान पर जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं सिंहदेव और सीएम भूपेश के बीच में
कोई समझौता हो गया होगा। दूसरी संभावना ये जताई गई कि शीर्ष नेतृत्व ने सिंहदेव को स्पष्ट कर दिया है कि अब सीएम भूपेश ही सर्वमान्य चेहरा होंगे और इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए। तीसरी, सिंहदेव अब ये समझ गए हैं कि चुनौती देने का अब कोई अर्थ नहीं बचा, वक्त के लिहाज से भी और कद के लिहाज से भी वो सरेंडर कर सकते हैं। ये सरेंडर की मुद्रा में ऐसा माना जा रहा है, कई लोग मानते हैं। बात अगर महंत की करें तो वो भी दिग्गज नेता है। अपने पुराने साथियों से मिलने या खोजने की बात कहकर महंत पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि उनके राजनीतिक करियर पर अभी विराम नहीं लगा, वो अपना जनाधार रखते हैं, उनके भी लोग हैं। दूसरी संभावना, महंत अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि पार्टी पर दबाव बन सके। तीसरी संभावना, पार्टी ने ही उन्हें क्षेत्र का दौरा कर कुछ जिम्मेदारियां सौंपी होंगी, क्योंकि कई दफा ऐन चुनाव के वक्त अपने ही लोगों की नाराजगियां या दुराव या उनसे बातचीत ना हो पाना, मिसकम्युनिकेशन कई दिक्कतें ला सकता है। बहरहाल जो भी हो, पार्टी से अच्छी तरह से टैकल कर रही है, इसका संदेश पार्टी ने आज खुलकर दिया। अब आते हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर, जहां बीजेपी कांग्रेस को चुनाव से पहले धर्म रक्षा की सबसे ज्यादा चिंता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। महिलाओं के सिर पर कलश और भगवा रंग में रंगी ये तस्वीरें भोपाल में निकली धर्म रक्षा यात्रा की। ये आयोजन वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल या बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का है। तस्वीरें बताती हैं कि इस बार चुनाव का एजेंडा सिर्फ हिंदुत्व ही रहेगा। कांग्रेस भगवा लेकर जीत के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। दावा किया जा रहा है कि भगवान राम और हनुमान का आशीर्वाद कांग्रेस को अवश्य मिलेगा। जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये एजेंडा बीजेपी पचा नहीं पा रही, जबकि कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते हैं। राम राज कोई ला सकता है तो हनुमान भक्त कमलनाथ जी ला सकते हैं। जाहिर है चुनाव से पहले दोनों दल धर्म रक्षक बनने की होड़ में है। फिलहाल सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे गायब हो गए जान पड़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा पर है, क्या इसके अर्थ निकलते हैं, चलिए डिकोड करते हैं। कांग्रेस का ये अभियान विशुद्ध हिंदुत्ववादी कार्ड का ही हिस्सा है। एक राजनीतिक दल को धर्म रक्षा यात्रा निकालने की भला क्या आवश्यकता? कोई साधु संत संगठन अगर इस तरह की यात्रा निकाले तो समझ में आता है, और यही बात, यही सवाल कांग्रेस खुद इस तरह की यात्राओं पर पहले उठाती भी रही। दूसरी बात, कांग्रेस को यह बताना जरूर चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि जो कभी वो खुद पूछते थे कि आखिर धर्म को किससे खतरा हो गया। यात्रा निकालकर कांग्रेस धर्म की रक्षा किस प्रकार कर रही है? कुल मिलाकर बीजेपी की रथ यात्रा से प्रेरित होकर कांग्रेस ने भी धर्म रक्षा यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पर सेंधमारी का पूरी तरह से प्रयास स्पष्ट है, लेकिन यहां यह भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के डीएनए में अब तक इस तरह की बात नहीं रही और वो कभी इसे खुलकर स्वीकार भी नहीं कर पाई। बीजेपी के डीएनए में ऐसा है जैसा वो करती और कहती भी है। ऐसा ना हो कि माया मिले न राम वाली कहावत हो, हिंदूवादी साबित करने की ओर में ना हिंदू वोट मिल पाए और जो वर्ग साथ था वो भी कहीं छिटक ना जाए, इस बात का खतरा, और कई बार इसको लेकर तंज भी उन पर कसे जाते हैं। चलिए, वैसे चुनाव में अपने लिए रणनीति तय करने का, उस पर अमल करने का पूर्ण अधिकार राजनीतिक दलों को होता है और उसी मुताबिक वो काम कर रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां गुरुवार को बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ महाधरना दिया। राज्य सरकार पर कुछ गंभीर आरोपों पर प्रदर्शन किया, देखिए जरा। मई की तपती दोपहर और मौसम में तापमान की तरह छत्तीसगढ़ की सियासत का चढ़ता पारा। गले में केसरिया गमछा, महाधरने के होर्डिंग्स और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल की हैं। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं, ये घोटाले की सरकार है। अब सवाल उठता है, आखिर बीजेपी धरना किस मुद्दे पर दे रही? दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर शराब घोटाले समेत कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नकली शराब, नकली होलोग्राम लगाकर इस बात को लेकर प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आई।
देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद आबकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति वही है जो पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय थी। हमारे द्वारा उसमें और ज़्यादा कसावट लाई गई। यही कारण है कि रमन सरकार के समय आबकारी में 4,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। हमारी सरकार बनने के बाद जिस आबकारी से 4,000 रुपये प्रतिवर्ष लगभग 4100 रुपये का राजस्व प्राप्ति होती थी, वह 6,000 रुपये तक गया। एक बार फिर बीजेपी ने सक्रियता दिखाई, एक बार फिर प्रदेश इकाई ने सरकार को घेरने की कोशिश की। असर क्या और कितना रहता है, ये जनता तय करेगी। जनता बेहतर डिकोड कर रही है कि आरोपों में कितना दम है। जनता बेहतर जानती है कि इस तरह के प्रदर्शनों के पीछे असल पॉलिटिक्स क्या है। इसको विस्तार से कई बार हम डिकोड कर भी चुके हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किसे भारी पड़ गया कांग्रेस को ज्वाइन करना। क्या कांग्रेस में आने से मिले हुए अधिकार या मिला हुआ तमगा या मिला हुआ दर्जा छिन जाना चाहिए, ये सवाल उठा। इस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग ने पर्वतारोही मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटा दिया है। क्यों, जरा देखें। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें 3 दिन पुरानी हैं, जब पर्वतारोही मेघा परमार ने कमलनाथ की मौजूदगी में आयोजित नारी सम्मान योजना के मंच पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके ठीक 3 दिन बाद प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग ने मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी से हटा दिया। कांग्रेस इसे सरकार की दोहरी मानसिकता बताती है। वो ब्रांड एम्बेसडर थी महिला एवं बाल विकास विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। तो क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके जो उन्होंने प्रदेश को सम्मान दिलाया था वो कहीं खत्म हो गया? इस सरकार की मानसिक स्थिति पे दया आती। इधर बीजेपी डिफेंसिव मोड पर है, क्योंकि मेघा परमार के हटाने को लेकर उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। कोई प्रावधान होते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद या जिस भी वजह से या उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, टर्म पूरा होना भी एक वजह हो सकती है। जाहिर है चुनाव में कांग्रेस की विचारधारा वाली हस्ती को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बीजेपी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। अब जरा इस खबर के पीछे जो चर्चाएं चली और उसका वास्तविकता से कितना नाता डिकोड करते हैं। सरकारी योजनाओं के विज्ञापन पर प्रसिद्ध लोगों को अक्सर लिया जाता है। सरकारी योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध लोगों को ही बनाया जाता है। इसके पहले पहला पैमाना उनकी प्रसिद्धि, उनकी शोहरत होती है या उनकी फेम हम कह सकते हैं। दूसरा, उनकी अघोषित तौर पर सरकार या सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के साथ संबंध भी कई बार वजह दिखते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी सरकार की बुराई करे या विधिवत तौर पर सरकार के विरोधी दल की सदस्यता को ज्वाइन करे, ग्रहण करे, तो उसका सरकारी योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। मेघा पहले से उस पद के ऊपर या उस जिम्मेदारी को संभालने वाली चीज़ पर थी। किसी को इसमें कोई हैरत नहीं हो रही राजनीतिक तौर पर। लेकिन हाँ, अगर हम बिना राजनीति के देखें तो इस पे सवाल जरूर उठते हैं कि क्या उनकी उपलब्धियां, क्या उनके अच्छे कार्य समाप्त हो गए, और इसी प्रश्न को कांग्रेस पार्टी ने उठाया। देश भर में चर्चा में रही फिल्म द केरल स्टोरी अब भी चर्चा में है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ये चर्चा में है, क्योंकि इसका टैक्स फ्री दर्जा अभी भी बना हुआ है। जो पत्र आया था जिसके आधार पर टिप्पणी हुई वो फेक बताया गया। मध्य प्रदेश में फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री ही है। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल टैक्स फ्री निरस्ती का आदेश अफवाह निकला। 6 मई को खुद मुख्यमंत्री ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का आदेश जारी किया था, लेकिन बुधवार को टैक्स फ्री निरस्त करने का आदेश कुछ देर के लिए सरकार की किरकिरी बना। खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस आदेश को अफवाह करार दिया है। मेरी प्रार्थना है कि किसी भ्रम में न रहे। केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश के अंदर फ्री कर दिया गया है, वो फ्री है, वो फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार भले ही दावा करे, लेकिन उनके सुशासन को अधिकारियों ने चुनौती दी है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस मूवी को जो एडल्ट सर्टिफिकेट की है उसका टैक्स माफ करते हैं। 2 दिन बाद पुराने आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। फिलहाल ये बात साफ है कि मध्य प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री है, लेकिन मंत्रालय से जारी इस आदेश में उप सचिव के हस्ताक्षर फर्जी हैं, तो फिर क्या इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? तो कुछ फिल्में आपको याद होती हैं उसके कंटेंट की वजह से, कुछ फिल्में याद होती हैं किरदार निभाने वाले कलाकारों की वजह से, और कुछ
कंट्रोवर्सीज की वजह से एक के बाद एक लगातार कंट्रोवर्सीज के साथ में जुड़ती रही और लगता नहीं कि सिलसिला जल्द थमेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खबरों को डिकोड करने के इसी मंच पर, इसी वक्त पर। अपना और परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।